गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के चैप्टर 5 के बारे में। मैं आपको बता दूं, हमारा जो 5वां चैप्टर है एग्रीकल्चर का, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शुष्क खेती, परिभाषा, महत्व और सिद्धांत। यानी अगर हम इस अध्याय 5 की बात करें तो हमारा नाम क्या है इसका नाम है शुष्क खेती। क्या नाम है? शुष्क खेती। और शुष्क खेती में अगर हम बात करें तो एक तो क्या है हमारा परिभाषा, उसके बाद में अगर बात करूं महत्व, और उसके बाद में अगर बात करूं तो क्या है सिद्धांत। शुष्क खेती में हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? परिभाषा, महत्व और सिद्धांत। इस पूरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमें इस चैप्टर से कौन कौन से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो पूछे जाते हैं। अगर हमें किसी भी चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट पता है तो ध्यान रखना आप उस चैप्टर को बहुत जल्दी कवर कर सकते हो। अगर हम पहले महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करें, महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, तो कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है थोड़ा सा ये हम जान लेते हैं। यहाँ पे जनरली अगर मैं बात करूं महत्वपूर्ण पॉइंटों में, एक तो हमारा सीधा सीधा पॉइंट किसका है? शुष्क खेती का ही है। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमारा शुष्क खेती ही है। दूसरी में अगर बात करूं, एक जो पॉइंट है यहाँ वो है जलवायु खंड। क्या है? जलवायु खंड। बहुत कम टीचर ऐसे होंगे जो इस वाले पॉइंट को आपको पढ़ाते होंगे क्लास में, लेकिन यहां से प्रश्न आपको पूछा जाता है। मैं बताऊंगा अभी आपको जस्ट। इसके बाद में अगर बात करूं, इसके बाद आपको आती है मिश्रित फसल। क्या आती है? मिश्रित फसल। मिश्रित फसल। और मिश्रित फसल के बाद में आपको आती है अंतःशस्य। अंतःशस्य जो कि मिश्रित फसल का ही क्या है? प्रकार है। नेक्स्ट फिर में अगर बात करूं, अगला आता है हमारा फसल चक्र। फसल चक्र। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो अगला आता है हमारा भू परिष्करण। क्या आता है? भू परिष्करण। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में हम इस पूरी क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुष्क खेती की परिभाषा, महत्व और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जलवायु खंडों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम मिश्रित फसल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम अंतःशस्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फसल चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे लास्ट में हम जानेंगे भू परिष्करण के बारे में कि भू परिष्करण क्या है, कैसे कैसे यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो अब हम पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है स्टूडेंट्स? वह शुष्क खेती। जनरली में अगर बात करूं, हमारा पॉइंट क्या है? शुष्क खेती। आपसे क्या पूछी जाएगी? आपसे पूछा जाएगा जनरली शुष्क खेती की परिभाषा, कि शुष्क खेती क्या है। अब शुष्क खेती क्या है? नाम से ही स्पष्ट है। शुष्क का मतलब क्या हुआ? सूखा। शुष्क समझना है थोड़ा सा। शुष्क का मतलब क्या हुआ? सूखा। क्या हुआ? सूखा। और सूखा कब होगा? जब वर्षा तो क्या होगी? कम होगी। वर्षा क्या हो? कम हो। और जो बाष्पीकरण हो पौधों से, क्या हो? बाष्पीकरण, वो क्या हो? ज्यादा हो। उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? इस स्थिति को हम कहेंगे सूखा। अब परिभाषा क्या होगी हमारी शुष्क खेती की? परिभाषा होगी ऐसे स्थानों पर खेती करना जहां वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण ज्यादा होता है। क्या कहलाती है? शुष्क खेती कहलाती है। समझ में आ गया होगा? ऐसे स्थानों पर खेती करना जहां वर्षा से प्राप्त जल की मात्रा तो कम होगी और वाष्पीकरण क्या होगा? ज्यादा होगा। इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाएगा? शुष्क खेती कहा जाएगा। क्लियर है? ऐसे स्थानों पर खेती करना जहां वर्षा से प्राप्त जल की मात्रा वाष्पीकरण की तुलना में कम होती है, उसे क्या कहा जाएगा? शुष्क खेती कहा जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया परिभाषा का। दूसरा पॉइंट हमारा, एक जर्नली में पॉइंट पूछा जाता है कि शुष्क खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। अगर हम शुष्क खेती से संबंधित संस्थान की बात करें तो शुष्क खेती अनुसंधान जो संस्थान है वो कहाँ है? वो आपका हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। और शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करें तो कहाँ है? वो जोधपुर में है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, तो क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जोधपुर में है। और केंद्रीय अंतरराष्ट्रीय शुष्क खेती अनुसंधान संस्थान इक्रिस साइड की बात की जाए तो वो कहां पर है? वो आपका हैदराबाद में स्थित है। 2 पॉइंट हो गए।
नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट आता है शुष्क खेती का महत्व। क्या आएगा? शुष्क खेती का महत्व। अब अगर स्टूडेंट्स हम महत्व की बात कर रहे हैं तो महत्व की अगर मैं बात करूं तो भारत की जनरली अगर हम बात करें भारत में तो 65% भूभाग पर, तथा राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में 68% भूभाग पर क्या की जाती है? शुष्क खेती की जाती है। महत्व में हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? भारत में 65% क्षेत्रफल पर तथा राजस्थान में 68% क्षेत्रफल पर शुष्क खेती की जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा शुष्क खेती के महत्व में? दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि हमारा जो कुल खाद्यान्न है, कुल खाद्यान्न, उस कुल खाद्यान्न का जो 44% उत्पादन है वो हमें कहां से प्राप्त होता है? शुष्क खेती से प्राप्त होता है, पहला ये हो गया। दूसरा, कुल खाद्यान्न का 44% उत्पादन हमें शुष्क खेती से प्राप्त होता है। नेक्स्ट में अगर तीसरी बात करूं तो जो हमारी दालें हैं, दाल व तिल, दलहन और तिलहन का 80 से 90% जो उत्पादन है वो हमें कहां से प्राप्त हो रहा है? वो हमें शुष्क खेती से प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट में अगर बात करूं जो हमारे मोटे अनाज हैं, मोटे अनाज तो जानते होंगे, ज्वार बाजरा, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, मंडूसी है, कोदो है, सांबा है, ये मोटे अनाज है। मोटे अनाजों का 90% जो उत्पादन है वो कहां से हमें प्राप्त हो रहा है? वो हमें शुष्क खेती से प्राप्त हो रहा है। तो जब हमें प्रश्न पूछा जाए कि शुष्क खेती का महत्व लिखिए तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर तस्वीर बन गई। 4 पॉइंट कौन कौन से? पहला पॉइंट, भारत में 65% भूभाग तथा राजस्थान में 68% भूभाग पर शुष्क खेती की जाती है। दूसरा पॉइंट, कुल खाद्यान्न उत्पादन का 44% उत्पादन शुष्क खेती से प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट, कुल दलहन और तिलहन उत्पादन का 80 से 90% उत्पादन शुष्क खेती से प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट, मोटे अनाजों का 90% उत्पादन शुष्क खेती से होता है। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया शुष्क खेती का महत्व। ठीक है, शुष्क खेती क्या है आपको पता चल गया। शुष्क खेती संबंधित संस्थान एक हैदराबाद में है जो अंतरराष्ट्रीय है, और क्षेत्रीय कहाँ है? जोधपुर में है। उसके बाद महत्व आपका ये हो ही गया। नेक्स्ट में अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट आता है राजस्थान में शुष्क खेती अपनाए जाने के कारण। आपको यहां से भी प्रश्न आ सकता है एक एक नंबर का कि भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल शुष्क खेती की जाती है, राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल शुष्क खेती की जाती है, ये प्रश्न भी आपको आ सकता है। तो 65 और 68। अब अगला क्या है? अगला है शुष्क खेती अपनाए जाने के कारण। यानी अगर हम बात करें हमारे राजस्थान में, तो राजस्थान में ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से शुष्क खेती अपनाई जाती है। जनरली आपको पूछा जाता है कि राजस्थान में शुष्क खेती अपनाए जाने के कारण कौन कौन से हैं। 1.5 नंबर का प्रश्न आएगा, आपको 3 पॉइंट लिखने होंगे। अब कौन कौन से कारण हैं थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जनरली अगर मैं सबसे पहले बात करूं, एक तो राजस्थान में जलवायु है वो कैसी है? वो यहाँ शुष्क जलवायु है। कैसे जलवायु राजस्थान में? शुष्क जलवायु, पहली बात तो ठीक है, एक तो शुष्क जलवायु हो गई। दूसरी में अगर बात करूं राजस्थान में क्या है? राजस्थान में वर्षा की कमी है। वर्षा की कमी, वर्षा क्या होती है राजस्थान में? कम होती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं राजस्थान में जो मिट्टी है वो कैसी है? रेतीली है, रेतीली मृदा है राजस्थान में। रेतीली मृदा है तो जो पानी जैसे ही पड़ता है नीचे चला जाता है। तो इन कारणों से राजस्थान में क्या अपनाई जाती है? शुष्क खेती अपनाई जाती है। पहला कारण कौन सा हो गया? शुष्क जलवायु। दूसरा कारण क्या हो गया? वर्षा की कमी। तीसरा कारण क्या हो गया? रेतीली मृदा। जब भी आपको प्रश्न आए कि राजस्थान में शुष्क खेती अपनाए जाने का कारण क्या है, तो राजस्थान में शुष्क खेती अपनाए जाने के 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो क्या होगा? जलवायु, शुष्क जलवायु, वर्षा की कमी और रेतीली मृदा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या आएगा? अगला हमारा पॉइंट आता है शुष्क खेती के सिद्धांत, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं शुष्क खेती के सिद्धांतों की बात करूं तो इसके सिद्धांत 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो आपसे यही प्रश्न पूछ लेगा कि शुष्क खेती के सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना 2 प्रकार के होंगे। एक तो मैं अगर बात करूं कौन से सिद्धांत होंगे? नमी संरक्षण। एक तो कौन से सिद्धांत होंगे? नमी संरक्षण। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो कौन से होंगे? दूसरे होंगे भूमि प्रबंधन या फसल प्रबंधन। भूमि या मैं कहूं फसल प्रबंधन। आपसे प्रश्न क्या आएगा? जनरली प्रश्न आएगा कि शुष्क खेती के सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होंगे, नमी संरक्षण और
भूमि प्रबंधन। अब आगे फिर कैसे क्वेश्चन पुट अप होगा, आगे आपको क्वेश्चन पुट अप होगा कि मृदा में नमी का संरक्षण कौन कौन से उपायों के द्वारा किया जा सकता है। 3 आपको उपाय लिखने होंगे। अगर हम नमी के संरक्षण की बात करें तो नमी का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा हम नमी को संरक्षित कर सकते हैं। जनरली अगर हम बात करें नमी संरक्षण की तो सबसे पहला उपाय हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम करेंगे पलवार या मल्च का उपयोग। किसका उपयोग करेंगे, पलवार या मल्च का उपयोग करेंगे। पहला तो उपाय क्या हो गया, पलवार या मल्च का उपयोग हो गया, ये भी सही है। दूसरा फिर हम क्या करेंगे, दूसरा हम करेंगे गहरी जुताई करेंगे। क्या करेंगे, गहरी जुताई। गहरी जुताई के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, नमी का संरक्षण कर सकते हैं। तीसरा हम क्या करेंगे, भू परिष्करण क्रियाएं। और भी भू परिष्करण क्रियाएं अपना सकते हैं जिनके द्वारा हम नमी का संरक्षण कर सकते हैं। चौथी अगर मैं बात करूं तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थों का प्रयोग। क्या करेंगे, वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थ, तो हम इनका भी उपयोग कर सकते हैं। आपको 3 उपाय पूछे जाएंगे कि फसलों में नमी का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो अगर हम नमी के संरक्षण की बात कर रहे हैं, एक तो पलवार या मल्च का उपयोग हो गया, दूसरा गहरी जुताई हो गई, तीसरा भूपरिष्करण क्रियाएं हो गई, और चौथा क्या सा हो गया, वाष्पन प्रतिरोधी पदार्थों का उपयोग हो गया। ये 4 हमारे क्या हो गए, उपाय हो गए। उसके बाद अगर मैं बात करूं फसल प्रबंधन में क्या क्या आता है, फसल प्रबंधन की जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जनरली समझ लेना कौन कौन सी चीजें आती हैं। नंबर फर्स्ट तो आएगा यहाँ फसल का चुनाव। क्या आएगा, फसल का चुनाव। हम ऐसी फसल का चुनाव करते हैं जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है। अगर मान लो हम शुष्क खेती अपना रहे हैं तो किसी ऐसी फसल का चुनाव करेंगे जिसको कम पानी की आवश्यकता होगी। उसके बाद में अगर बात करूं अगला कौन सा है, अगला है किस्म का चुनाव। किस्म का चुनाव, हम किसी भी फसल की ऐसी किस्म का चुनाव करते हैं जिसको कम पानी की आवश्यकता होती है। किस्म कैसी लेंगे, जिसको कम पानी की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है, अगला पॉइंट है बीज दर। क्या है, बीज दर। अगर मैं बीज दर की बात करूं शुष्क खेती में, यही से आपको प्रश्न पूछा जाता है। बीज दर कितनी ली जाती है, बीज दर ली जाती है 10 से लेकर के 15% अधिक। शुष्क खेती में बीज दर कितनी लेते हैं, तो 10 से लेकर के 15% अधिक यहाँ पर बीज दर ली जाती है। उसके बाद में और भी अगर मैं बात करूं तो एक और पॉइंट आपको पूछा जा सकता है बीज दर के अलावा। एक आपको आएगा पौधों की संख्या। क्या आएगा, पौधों की संख्या। बीज दर तो कितनी हो गई हमारी, ध्यान रखना, बीज दर तो हो गई हमारी 10 से 15% अधिक, और जो पौधों की संख्या ली जाती है वो कितनी होती है, वो 10 से 15% कम होती है। ध्यान रखना, शुष्क खेती में बीज दर 10 से 15% अधिक, शुष्क खेती में पौधों की संख्या 10 से 15% कम ली जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करूं खाद एवं उर्वरक, खाद और उर्वरक भी हम क्या लेते हैं यहाँ पर, कम लेते हैं। खाद एवं उर्वरक ये भी हम यहाँ क्या लेते हैं, ये भी यहाँ सामान्य से कम लेते हैं। तो ये कौन से सिद्धांत हो गए, ये भूमि प्रबंधन की सिद्धांत हो गए। प्रश्न कैसे आएगा, 2 लाइनों से आपको प्रश्न आएगा यहाँ से। एक तो पूछ लेगा शुष्क खेती में बीज दर ली जाती है तो सामान्य से 10 से 15% अधिक, शुष्क खेती में पौधों की संख्या होती है तो सामान्य से 10 से 15% कम। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको आता है किस्म से, किस्म कौन कौन सी है जिनका उपयोग शुष्क खेती में किया जाता है, तो ये हम अभी आगे बात करेंगे। एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा भूमि या फसल प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, शुष्क खेती में फसल प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो ये हमारे शुष्क खेती में फसल प्रबंधन के सिद्धांत हो गए, फसल का चुनाव, किस्म का चुनाव, बीज दर, पौधों की संख्या, खाद एवं उर्वरक। नमी संरक्षण के कौन कौन से हैं, तो ये नमी संरक्षण के उपाय हो गए। ठीक है, ये हमारे कारण हो गए। अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट चलूं तो कुछ किस्में आपसे पूछी जाती हैं, कौन कौन सी किस्में इंपोर्टेंट है वो मैं आपको जस्ट बता देता हूं। जनरली जब भी आपसे शुष्क खेती पूछी जाए तो कुछ किस्में जरूर आपसे आती हैं। जैसे मैं अगर बात करूं बाजरा, बाजरा बाजरा की जो सबसे प्रमुख है वो है WCC75, और अगर मैं बात करूं तो MH181, और अगर मैं बात करूं RHB30, RHB30 है, RHB67 है। ये तो बाजरा की हो गई, जिनमें सबसे प्रमुख है WCC75। आपको डायरेक्टली सवाल आएगा WCC75 किसकी उन्नत किस्म है,
या बाजरा की शुष्क खेती हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो WCC 75 है। ठीक है, वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं सरसों, इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको, सरसों, अगर स्टूडेंट्स में सरसों की बात कर रहा हूं तो सरसों में कौन कौन सी आती है, ध्यान रखना, एक तो पूसा जय किसान, कौन सी है, पूसा जय किसान, और एक आपने पढ़ी होगी पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान है, और एक अगर मैं बात करूं तो पूसा बोल्ड है। ये सरसों की हो गई। एक और मैं अगर बात करूं, इंपोर्टेंटली बता रहा हूं मैं आपको, जनरली में अगर बात करूं मोठ, मोठ, मोठ की कौन कौन सी आती हैं, तो मोठ की आएंगी आपकी जड़िया ज्वाला, कौन सी आएगी मोठ की, जड़िया ज्वाला, और एक आएगी आपकी RMO 40, ठीक है, जड़िया ज्वाला RMO 40, और एक है आपकी FMM 96, FMM 96। डायरेक्टली आपको सवाल आता है कि जड़िया ज्वाला किसकी उन्नत किस्म है, FMM 96 किसकी उन्नत किस्म है, ऐसे आपको सवाल आएगा। उसके बाद में एक और आपको बता दूं मूंग, जो कि पूछी जाती है आपसे इंपोर्टेंट, मूंग की अगर बात करूं तो मूंग की कौन सी है, मूंग की आप लोग ध्यान रखना, मूंग की पूसा बैसाखी, पूसा बैसाखी, और अगर मैं बात करूं तो K851, पूसा बैसाखी और K851 किसकी है, ये मूंग की है। आगे अगर मैं एक और बात करूं तो तिल, तिल, तिल की कौन सी है, TC25 और RT40, TC25 और RT40, ये प्रमुख उन्नत किस्म आपसे पूछी जाएंगी जब भी शुष्क खेती हेतु उपयुक्त किस्मों की बात की जाएगी। डायरेक्टली आपको सवाल आएगा शुष्क खेती हेतु उपयुक्त मूंग की किस्म कौन सी है, शुष्क खेती हेतु उपयुक्त सरसों की किस्म कौन सी है, शुष्क खेती हेतु उपयुक्त बाजरा की किस्म कौन सी है। इस तरह से जो है आपको उन्नत किस्मों से सवाल आएगा। उन्नत किस्म बहुत सारी हैं आपके सिलेबस में, लेकिन मैंने मोस्टली जो है वो आपको यहाँ पर बताई है। तो ये हमारा शुष्क खेती का पॉइंट तो हो गया कंप्लीट। मैंने क्या क्या चीजें बताई, एक बार दोबारा से समझ लो। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, शुष्क खेती क्या है, संस्थान कौन कौन से हैं, इसका महत्व क्या है। उसके बाद में फिर मैंने आपको क्या बताया, नेक्स्ट मैंने बताया शुष्क खेती के अपनाए जाने के कारण कौन कौन से हैं और सिद्धांत कौन कौन से हैं। उसके बाद मैंने क्या बता दिया आपको, इसकी उन्नत किस्म बता दी। अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलू में, तो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट जो अपना अगला पॉइंट है वह सस्य जलवायु खंड। अब देखो सस्य जलवायु खंडों का चार्ट दिया हुआ है आपके पहले ही पेज पर। जब भी आप 5वां चैप्टर खोलते हो पहले पेज पर आपको एक चार्ट मिलता है। अब उस चार्ट से प्रश्न कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन से इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, वो मैं आपको बता दूं जस्ट। ठीक है, चार्ट को समझना बहुत टफ है आपके लिए, जब आप जेट में जाओगे तब समझ जाओगे, लेकिन कौन कौन से प्रश्न आते हैं वहां से वो मैं जस्ट आपको बता दूं। पहला प्रश्न तो यह आएगा कि राजस्थान में कुल कितने जलवायु खंड है, कुल सस्य जलवायु खंड कितने हैं, कुल सस्य जलवायु खंड। जनरली आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान को कुल कितने सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है, तो वो कितने हैं, वो है हमारे 10। ध्यान रखना कितने हैं, 10 सस्य जलवायु खंड है। दूसरा प्रश्न कैसे आएगा, दूसरा प्रश्न हमारा आएगा राजस्थान का सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड कौन सा है। जनरली आपसे पूछा जाता है राजस्थान का सबसे बड़ा सस्य जलवायु खंड कौन सा है, तो ध्यान रखना वो है फर्स्ट सी। कौन सा है, फर्स्ट सी जलवायु खंड सबसे बड़ा है। एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा राजस्थान का सबसे छोटा जलवायु खंड कौन सा है, सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा, और सबसे छोटा कौन सा है, यह 4th बी। कौन सा है, 4th बी जलवायु खंड राजस्थान का सबसे छोटा सा जलवायु खंड है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करूं राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जलवायु खंड, सर्वाधिक वर्षा, या मैं कहूं सर्वाधिक आर्द्र, सबसे ज्यादा वर्षा है सर्वाधिक आर्द्र कौन सा है, तो वह 5th जलवायु खंड। कौन सा है, 5th जलवायु खंड है राजस्थान का सबसे ज्यादा वर्षा वाला। एक अगर मैं बात करूं राजस्थान में सबसे कम वर्षा, राजस्थान में सबसे कम वर्षा, अब सबसे कम वर्षा वाला जलवायु खंड कौन सा है, तो वो है आपका फर्स्ट सी। सबसे कम वर्षा की अगर हम बात करें, सबसे कम वनस्पति की बात करें, सबसे कम वनस्पति, तो ये भी कहां पाई जाती है, ये भी आपकी फर्स्ट सी में पाई जाती है। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा भी आपका फर्स्ट सी है। ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको सस्य जलवायु खंडों से पूछे जाते हैं।
जनरली ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपको आएंगे। कुल 10, सबसे बड़ा फर्स्ट सी, सबसे छोटा फोर्थ बी, सर्वाधिक वर्षा या सबसे ज्यादा आर्द्र फिफ्थ, और सबसे कम वर्षा फर्स्ट सी, और सबसे कम वनस्पति किसमें है, तो सबसे कम वनस्पति भी आपके फर्स्ट सी के अंदर आती है। क्लियर होगा, ये आपके जलवायु खंड हो गए। इसके बाद एक पॉइंट आपका और आता है, एक पॉइंट आता है आपका असिंचित खेती। जनरली मैं अगर बात करूं तो क्या आएगा, अब आएगा आपका असिंचित खेती। अब अगर स्टूडेंट्स में असिंचित खेती की बात करें तो असिंचित खेती का मतलब क्या है, अ का मतलब क्या होगा, नहीं, अ का मतलब क्या होगा, नहीं, सिंचित का मतलब क्या होगा, सिंचाई, सिंचित का मतलब क्या होगा, सिंचाई, यानी वह खेती जिसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती वो क्या कहलाती है, असिंचित खेती कहलाती है। सिंचाई बोले तो कृत्रिम रूप से जल देना, सिंचाई क्या है, कृत्रिम रूप से जल देना। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कृत्रिम रूप से जल नहीं दिया जाता, ये खेती क्या है, ये खेती पूर्णतः वर्षा आधारित है, पूर्णतः वर्षा आधारित है। आप लोगों को सवाल यहीं से पूछा जाता है, क्या सवाल पूछा जाएगा, डायरेक्टली आपको सवाल आएगा कि पूर्णतः वर्षा आधारित खेती कौन सी है, तो पूरी तरह से वर्षा आधारित जो खेती है वो कौन सी है, वो है असिंचित खेती। असिंचित खेती क्या है, वह खेती जिसमें पूर्णतः वर्षा आधारित होती है या जिसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें सिंचाई नहीं की जाती, वह खेती जिसमें सिंचाई नहीं की जाती, पूर्णतः वर्षा पर आधारित होती है, उसे क्या कहा जाता है, असिंचित खेती कहा जाता है। और अगर स्टूडेंट्स हम असिंचित खेती की बात करें तो इसे दूसरा नाम दिया जाता है बारानी खेती। असिंचित खेती को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, इसको बारानी खेती का भी नाम दिया जाता है, असिंचित खेती को बारानी खेती भी कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में बात करूं, एग्जाम्पल तो जैसे चना, चने में सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती, चने में पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं बात करूं बाजरा, बाजरा खरीफ में होता है, वर्षा पर आधारित है, इसमें कोई सिंचाई नहीं करता। जैसे मैं अगर बात करूं ज्वार, खरीफ में होता है, पूर्णतः वर्षा आधारित है, इसमें भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। तो चना है, बाजरा है, ज्वार है, ये कैसी है, ये पूर्णतः वर्षा आधारित खेती। आपसे डायरेक्टली सवाल आएगा असिंचित खेती किसे कहते हैं, असिंचित खेती के उदाहरण कौन से हैं, बारानी खेती किसे कहते हैं, या पूर्णतः वर्षा आधारित खेती कौन सी है। तो अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक हो गया होगा कि पूर्णतः वर्षा आधारित खेती कौन सी है, असिंचित खेती क्या है और बारानी खेती क्या है। ये हमारा शुष्क खेती से संबंधित पूरा पॉइंट क्या हुआ, क्लियर हो गया। अब इस चैप्टर में हमारा अगले पॉइंट क्या आते हैं, 3 पॉइंट शेष बचते हैं, एक तो मिश्रित खेती, और एक में अगर बात करूं तो फसल चक्र, और एक अगर मैं बात करूं तो आगे हमारा कौन सा है, भू परिष्करण, जिनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट क्लास हमारी जल्द ही आने वाली है। ठीक है, थैंक यू।